कल 21 मई को स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और हम जानते हैं 1991 में 21 मई को किस प्रकार आतंकवादियों के निशाने पर आकर उनकी हत्या की गई थी। और इतिहास गवाह है, चाहे इंदिरा जी हों चाहे राजीव गांधी जी हों, आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया, चाहे अपनी जान गंवाई हो। अब कल्पना कीजिए, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा जी को 31 अक्टूबर 84 में उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने 32 गोली पेट में दागी और उनको मौके पर मार दिया। बावजूद उसके उनके पुत्र और राजीव गांधी जी अपने कार्यकाल में उन्होंने कठोर निर्णय लिए और अपनी जान गंवाने के बावजूद भी उनके परिवार, हमारी पार्टी ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ अपना मानस जो है वो बदला नहीं है। तो आज उनकी पुण्यतिथि कल है, उस अवसर पर आज ये प्रदर्शनी लगाई है और इसमें तमाम वो काम हैं। शुरुआत से आप ले लीजिए, चाहे वो एम्स की स्थापना हो, चाहे वो भाखड़नांगल डैम की स्थापना हो, इसरो हो, DRDO हो, तमाम जो इतिहास गवाह है इन कामों का, उन कामों का विवरण बहुत खूबसूरती से इन चित्रों के माध्यम से इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आज इसका शुरुआत हम लोगों ने करी है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग आएंगे, देखेंगे और ख़ासकर नौजवान पीढ़ी क्योंकि इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान और भविष्य में अगर हमको अपनी कमान रखनी है तो इतिहास से हमें बहुत कुछ देखना सीखना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के निर्णय लिए गए, श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, नरेगा की बात हो, आधार कार्ड की बात हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, तमाम परमाणु जो विस्फोट पहली बार किया इंदिरा जी के समय पोखरण में, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे लगातार हर दशक में हमारे देश को ताकत और संबल मिला है। और आज भारत एक ऐसा राष्ट्र बना है जिसको पूरी दुनिया बड़े सम्मान से देखती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करना, संविधान का निर्माण करवाना और लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत करना, क्योंकि पूरी दुनिया में आज लोग भारत का उदाहरण देते हैं कि एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे आसपास बहुत से देश हैं जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान का उदाहरण नहीं देता है कि बहुत लोकतांत्रिक देश है, या श्रीलंका का या नेपाल का। लेकिन भारत ऐसा देश है जो उस समय के नेताओं का योगदान रहा कि हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत मजबूत रही और आज हम सब लोग अग्रसर हैं एक विकसित भारत बनाने के लिए। उसमें जो भूमिका रही है हमारे प्रधानमंत्रियों की, उसमें सब शामिल हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा कालखंड कांग्रेस शासन का रहा, तो आज जो प्रदर्शनी लगी है, मुझे लगता है अच्छा संदेश जाएगा नौजवानों में। और राजीव गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अल्पकाल में 5 सालों प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नौजवानों को वोट डालने का अधिकार दिया, संविधान में संशोधन कर ग्राम पंचायत तक महिलाओं को, पिछड़ों को आगे आने का मौका दिया और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो लेकर आए थे, उससे आज हम लोगों को बहुत संबल और ताकत मिली है। तो उनके तमाम योगदानों को बहुत खूबसूरती से इस प्रदर्शनी में यहाँ पर संयोजा गया है। मैं आयोजकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शहर और आसपास के बहुत जयपुर के लोग यहाँ पर आकर इसको देखेंगे और बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा। सर, फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि कितने जेट डैमेज हुए। आपका सवाल क्या है? फाइटर जेट डैमेज हुए किसने? उनका, आपका सवाल क्या है? अमित मालवीय ने विदेश मंत्री के इस बयान पर। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कल भी मैंने कहा था, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो कई दशकों से हमको टारगेट किए हुए हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, ये पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश आतंकवाद से तंग आ चुका है। हम चाहते समाप्त हो, और जो ताकतें पाकिस्तान के सरजमीन पे आतंकवाद को पनपाने का काम करती हैं, उनका सफाया होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अलग अलग बात करने का मतलब नहीं बनता। सारे दल, पक्ष विपक्ष, पूरा देश एकजुट है और होना भी चाहिए। और हमारी सेना का जो प्रदर्शन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस पराक्रम का परिचय उन्होंने दिया है, जिस मुस्तैदी से न सिर्फ भारत की रक्षा करी है, लेकिन उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जो आतंकवाद के नर्सरी थी, तो मैं समझता हूँ हमारी सेना को सलाम हमें करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ न सिर्फ सैनिकों को, लेकिन उन सैनिकों के परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है, उन लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, उन परिजनों को। और पूरा देश गर्वान्वित महसूस करता है जब भारत की सेना
देश की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तत्पर रहती है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रोफेशनल आर्मी अगर कोई है तो भारत की है। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध विराम किया गया, उसकी घोषणा एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति करते हैं, ये अप्रत्याशित है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की घोषणा के चंद घंटों बाद उसका वायलेशन किया, कश्मीर बॉर्डर पर लगातार मोटर बॉम्ब्स और फायरिंग करी, कई निहत्थे लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। तो जिस देश से आपने समझौता किया है, क्या विश्वसनीयता है उसकी, क्या क्रेडिबिलिटी है कि आगे इस प्रकार के काम नहीं होंगे। और मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि IMF ने अभी बहुत बड़ा लोन उनको दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं बहुत व्यापार करेंगे पाकिस्तान के साथ। जो संसाधन पाकिस्तान के पास हैं उसका वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। वो टेरर फंडिंग दोबारा चालू नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आश्वासन उनको मिला है, क्योंकि हम लोग चर्चा करें आतंकवाद की और अमेरिका ने नया शगुफा छोड़ दिया है कश्मीर का। कश्मीर के तो चर्चा ही नहीं थी भाई, ये अलग अलग मुद्दे हैं और कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अलग अलग देशों से जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का काम किया जा रहा है, जो बड़ा गलत है, क्योंकि कोई तुलना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना है, वो एक फेल्ड स्टेट है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, इलेक्टेड MPs को जेल में बंद किया हुआ है, ISI और पाकिस्तान आर्मी देश को चलाती है और वहाँ की जो सरकार है वो एक बड़ी कमज़ोर सरकार है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर मुझे सवाल है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन मापदंडों को देखकर, किन आश्वासनों को लेकर हम लोगों ने सीज़ फायर किया है। और अमेरिका का जो हस्तक्षेप रहा कश्मीर पर मध्यस्थता की वो बात कर रहे हैं, उसको सिरे से नकारना चाहिए। और विदेश मंत्रालय के कोई प्रवक्ता वक्तव्य दें, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे ऊंचे लेवल से ये खंडन आना चाहिए कि हमने व्यापार के लोभ में या डर से ये समझौता नहीं किया है। और राष्ट्रपति 3 बार बोला ट्रंप साहब ने कि मैंने ट्रेड का और व्यापार का डर या लालच दिखाकर ये संधि करवाई है, उसको नकारा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरा देश एकजुट है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को जब घटना घटी, सबसे पहले खरगे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम सरकार के साथ हैं। और आज भी जहाँ तक देश की अखंडता, सुरक्षा और फौज की बात है, हम सब लोग एक थे और एक रहेंगे। सर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सबको याद है राहुल गांधी जी को ज़बरदस्ती उनकी सदस्यता रद्द करी गई थी और बिना किसी कारण करी गई थी। और इस मामले में जब सब कुछ स्पष्ट है, कोर्ट का आदेश आ चुका है, फिर जो माननीय स्पीकर महोदय हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये जो निष्पक्षता का प्रदर्शन होना चाहिए, चाहे वो बुढ़ाने जी का कार्यकाल हटाने की बात हो, कल हमारे अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने भी अपनी बात को रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस प्रकार 2 मापदंड नहीं हो सकते हैं। और कोर्ट का निर्णय है भाई, कोई पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस पार्टी ने। कोर्ट के निर्णय के बाद जो स्थापित मापदंड हैं उसके बावजूद भी आप इसको एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये तो पक्षपातपूर्ण तरीका है। सरकार के दबाव में या पार्टी के दबाव में विधानसभा में काम हो रहा है, बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। सर, शशि थरूर का कांग्रेस ने नाम नहीं लेकर पर सरकार उसको भेजी है। कांग्रेस ने ये ऐसे मसले पर भी सियासत कर रही है सरकार। देखिए, इस पे जो कहना था पार्टी ने कह दिया है, लेकिन मुद्दा ये है कि जो डेलीगेशन जा रहे हैं ये दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस प्रकार हम पर, अच्छा प्रमाण के साथ है ना, बम्बई में अटैक हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो नैरेटिव है, चाइना ने खुलकर समर्थन किया पाकिस्तान का, आप कल्पना कीजिए। और मुझे खेद है कि जितना भी अब तक हमने देखा है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया, बाकी लोगों ने कहा, किसी ने भी आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर हम लोगों को और काम करने की ज़रूरत है। अगर आतंकवाद जो हमारा मुद्दा था, पाक समर्थित आतंकवाद, उसकी कोई भर्त्सना नहीं कर रहा, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ शांति की अपील कर रहे हैं और कश्मीर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो जो डेलीगेशन जा रहे हैं अपना काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि जो सार्थक कदम होंगे, जो भारत के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ रहेगी। मोदी का दौरा है, बीकानेर सरहदी इलाके में आ रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरह से देख रही है और क्या अगर मोदी आते हैं तो किस तरह की डिमांड होनी चाहिए? देखिए, इसमें तो वो कई बार आ चुके हैं, चुनाव से पहले भी आए थे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद भी आए हैं, बहुत सारे वादे किए थे। और इस बार तो कम जीते हैं भाजपा के सांसद, लेकिन पिछली बार सारे के सारे जीते थे। जब बजट पढ़ा जाता है तो कान तरस जाते हैं राजस्थान का नाम सुनने के लिए।
वित्त मंत्री महोदय जब 3-3 घंटे भाषण देती हैं तो राजस्थान का जिक्र नहीं होता, कोई सेंट्रल फंडिंग नहीं आ रही, कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आकर भाषण देना अच्छी बात है, उनका स्वागत है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे, लेकिन जब आएँ तो राजस्थान के लिए कुछ बड़ी घोषणा भी करनी चाहिए। और खासकर जो राष्ट्रीय परियोजना घोषणा उन्होंने की थी बनाने के लिए, ERCP को अजमेर में की थी मुझे याद है, तो उस पर तो अमल करना चाहिए। अब सिर्फ हस्ताक्षर कर दिए, वो MOU आज तक देखा नहीं हम लोगों ने MOU है कैसा, लेकिन जो फंडिंग की बात है 90% फंडिंग वो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जब आएँ बीकानेर में तो राजस्थान के हित में कुछ सार्थक बोलकर जाएँ जिस पर अमल भी हो। सिर्फ भाषण देकर चले जाएँ, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होगा।